हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीष। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल कॉर्पस जुरिस। जैसा कि हम अपने प्रीवियस वीडियो में जो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के कुछ क्वेश्चंस, कुछ सेक्शंस को हमने देखा था। कुछ महत्वपूर्ण बातों को हमने डिस्कस किया था। जैसा कि जो है हमने बताया था कि उसके टोटल 7 चैप्टर्स हैं, 40 सेक्शंस हैं और 1 अप्रैल 1947 को जो उसका कमेंसमेंट हुआ था। ये सारी बातें और प्लस कुछ जो है इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हमने डिस्कस किया था। यदि आप जो है वो प्रीवियस वीडियोस नहीं देखें तो आप प्लीज़ जाइए, जो है उसको देखिए पहले, तब आगे की ये चीज़ें समझ में आ गई। स्पेशल जो है हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो बातें कर रहे हैं, स्टाफ वेलफेयर इंस्पेक्टर जो कि रेलवे का एग्ज़ाम होने वाला है, उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो है ये यहाँ पे चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट को हम केवल यहाँ पे इम्पोर्टेंट सेक्शंस को ही डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल जो है अगर आपको पूरा बुक पढ़ना है तो या डायरेक्ट पढ़ना है तो आप डायरेक्ट से पढ़ सकते हैं। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि यहाँ से क्वेश्चन जो है 3 से 4 क्वेश्चन, हर एक से 2 से 3 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा जो है डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो सेक्शन है, उनको ही हम लोग अगर अच्छे से देखते चले, तैयार करते चले, तो हमको जो है वहाँ से क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं अथॉरिटीज़ कौन कौन से हैं। ठीक है, अथॉरिटीज़ अंडर द एक्ट, यानी जो हम लोग एक्ट पढ़ रहे हैं इसके अंदर कौन कौन सी अथॉरिटीज़ आएंगी उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला अथॉरिटीज़ आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं ऐसे करते चल रहा हूँ कि कौन कौन से अथॉरिटीज़ हैं। तो सबसे पहली अथॉरिटीज़ आती है जिसको बोलते हैं वर्क कमेटी या वर्क्स कमेटी। ठीक है, वर्क्स कमेटी, ये जो है सेक्शन 3 में जो है ये आएगा। ठीक है, ये सेक्शन 3 में। सेकंड नंबर जो है जो वर्क कमेटी है, तो ये कह रहे हैं कि कॉमन प्रॉब्लम्स को शेयर करने के लिए, या शेयर कर रहे हैं, कॉमन प्रॉब्लम्स को जो है सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए जो है ये वर्क्स कमेटी बनाई जाती है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ के बीच में। ठीक है, फिर सेकंड नंबर पे आता है कैंसिलेशन और जो ऑफिसर्स है उसके। ठीक है, बस ये आपको सेक्शन याद रखना है। कैंसिलेशन ऑफिसर सेक्शन 4 में बताया गया है। वहीं बोर्ड ऑफ कैंसिलेशन, ठीक है, थर्ड नंबर जो है ये बोर्ड ऑफ कैंसिलेशन। ठीक है, ये बताया गया है सेक्शन 5 में। ठीक है, तो इसमें बस ये एक चीज़ याद रखना, तो इसमें कितने अपॉइंट होंगे, तो 2 और 4 मेंबर। ठीक है, 2 या 4 मेंबर्स जो है अपॉइंट करेंगे। कोई भी जो ऐसा मैटर है उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए जो है बोर्ड्स बनाए जाएंगे, बोर्ड्स ऑफ कैंसिलेशन। फिर फोर्थ नंबर पे आता है आर्बिट्रेशन। अब आर्बिट्रेशन को सेक्शन 6 में बताया गया है। ठीक है, उसके बाद 5 नंबर पे आता है एडजुडिकेशन। ठीक है, ये जो है इसका सेक्शन कौन कौन सा है, सेक्शन 7 है, 7A है, ठीक है, और 7B है। ठीक है, तो ये 3 सेक्शन इससे जुड़े एडेड हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट जो है सबसे पहला आपको याद होना चाहिए कि इसमें कितने मेंबर्स जो है अपॉइंट किए जाते हैं। आर्बिट्रेशन सेक्शन 6 में है, एडजुडिकेशन 7A और 7B में है। ठीक है, कैंसिलेशन ऑफिसर्स आपको जो है सेक्शन 4 में जो है आपको ये देख लेना है कि कहाँ पे ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये चीज़ इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कौन कौन से जो है यहाँ पे सेक्शंस हैं। ठीक है, तो डिस्प्यूट जब भी होगा तो ये याद रखना कि जो डिस्प्यूट होगा, ठीक है, यहाँ मैं मेंशन करता हूँ कि जो भी डिस्प्यूट होंगे कहाँ पे रिजॉल्व किए जाएंगे। तो डिस्प्यूट रिजॉल्व किए जाएंगे 3 जगहों पे। पहले तो लेबर कोर्ट्स में,
लेबर कोर्ट्स में, उसके बाद जो है इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स में, उसके बाद नेशनल ट्रिब्यूनल्स में। तो 3 जगह जो है डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के ये बताए गए हैं कि कहाँ कहाँ पे आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे कौन कौन सी, जैसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है, कोई भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है, ठीक है, तो इसको रिजॉल्व करने के लिए जो है कौन कौन सी सेटलमेंट करने के लिए जो है कौन कौन सी मशीनरी काम कर रही हैं, ठीक है, मशीनरी कौन कौन सी हैं उसको जो है यहाँ पे बताया गया है। तो ये याद रखना, सबसे पहले तो जो है हमने पहले ही बता दिया कि इसमें एक कैंसिलेशन होगा, ठीक है, कैंसिलेशन, ये जो है सेक्शन 12 में बताया गया है। ठीक है, तो कैंसिलेशन ऑफिसर क्या करेगा, जो भी डिस्प्यूट होंगे उसको जो है अपना इन्वेस्टिगेट करके जो उसका सेटलमेंट करेगा। एक होगा वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन, ठीक है, वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन, ठीक है, तो वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन कहाँ पे होगा, ये बताया गया सेक्शन 10A में, ठीक है, सेक्शन 10A, तो वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन सेक्शन 10A में बताया गया है। तो ये आर्बिट्रेशन जो क्या करेगा, म्यूचुअल एग्रीमेंट करा करके जो है पार्टी से वहाँ पे डिस्प्यूट जो है अपना रिजॉल्व करेगा, म्यूचुअल एग्रीमेंट से यहाँ पे सारी चीज़ें होंगी। और अभी मैंने बता ही दिया है कि एक जो है आपको मिलेगा एडजुडिकेशन 7A7, ठीक है, एडजुडिकेशन, तो 7A और 7B ये इससे रिलेटेड सेक्शन है। ठीक है, तो ये याद रखना कि जब भी कोई चेंजिंग करना रहेगा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स में, ठीक है, कोई भी कंडीशन वगैरह जो भी हैं तो उसको जो है 21 डेज बिफोर जो है क्या देना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कितने दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा, 21 डेज नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है, अब हम एक एक को डिस्कस करते हैं। जैसा कि ऑलरेडी हम लोग पढ़े हैं कि स्ट्राइक्स और लॉकआउट्स के बारे में, ठीक है, सेक्शन हमने ऑलरेडी डेफिनेशन क्लास में आपको बताया था। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या बातें हैं यहाँ पे। ठीक है, तो पहले स्ट्राइक्स के बारे में हम लोग समझते हैं कि स्ट्राइक्स क्या है। ठीक है, ये है पब्लिक यूटिलिटी सर्विस रिक्वायर्ड। ठीक है, तो स्ट्राइक्स कहाँ होगा, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस। ठीक है, स्ट्राइक्स इन पब्लिक यूटिलिटी सर्विस। अब इसमें किन किन चीज़ों पे कह रहा है कि 40 जब भी होने रहेगा तो क्या करना पड़ेगा, 14 डेज नोटिस देना पड़ेगा, 14 डेज का नोटिस देना पड़ेगा। ये सेक्शन कौन सा है इसको पहले समझ लो, सेक्शन 22 है। ये कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 22 है। तो और दूसरी बात यहाँ पे ये है कि जब कैंसलेशन चल रहा है, कैंसलेशन की प्रोसीडिंग चल रही है, उस दौरान कोई भी स्ट्राइक नहीं होगा वर्कर के द्वारा, या 7 डेज आफ्टर देयर कंक्लूजन। अब देखो यहाँ पे क्या बातें हैं, यहाँ पे जो ये बोल रहा है कि स्ट्राइक किस पे होगा, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस। ठीक है, ये कह लो। तो यहाँ पे कह रहा है कि स्ट्राइक्स इन पब्लिक यूटिलिटी सर्विस रिक्वायर्ड
तो उसके लिए क्या होगा, 14 डेज़ पहले नोटिस देना पड़ेगा। अन्यथा यहाँ पे अगर मान लो कि कंसलेशन प्रोसीडिंग में वो स्ट्राइक नहीं हो सकता है, और नहीं जो है 7 डेज़ अगर मान लो कि कंक्लूजन निकल गया है, ठीक है, कोई भी प्रोसीडिंग में रहेगा, तो उसके 7 डेज़ आफ्टर जो है ये नहीं होगा। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान देने हैं। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। नेक्स्ट जो है हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इलीगल स्ट्राइक्स। ठीक है, ये वाला जो था ना, ये था लीगल स्ट्राइक्स। लीगल स्ट्राइक्स में आप ऐसे जो है 14 डेज़ नोटिस, ठीक है, और कैंसलेशन अगर प्रोसीडिंग है तो उस दौरान स्ट्राइक्स नहीं होंगी। 7 डेज़ आफ्टर कंक्लूजन जो है कह रहा है कि ये भी नहीं होगा। तो इसमें भी जो स्ट्राइक्स में है वही सेम केस लॉकआउट्स में है, वही सेम केस लॉकआउट्स में है। ठीक है, याद रखना स्ट्राइक्स और लॉकआउट में सेम है, तो ये याद रखना। अब एक चीज़ ध्यान से समझना कि अगर ये तो पता ही होगा ना कि स्ट्राइक्स में क्या होता है। स्ट्राइक्स में जो है जो वर्कमैन होते हैं वो काम करने को जो है क्या करते हैं, मना कर देते हैं, रिफ्यूज़ कर देते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं जो है वहाँ पे काम करने से मना कर देंगे कि भाई हम नहीं काम करेंगे, या जो है तो वो हो जाएगा। ठीक है, तो जब वर्कमैन जो है एम्प्लॉई जो है काम करने से मना कर दे तो उसको स्ट्राइक्स बोलते हैं। और लॉकआउट्स कब होगा? लॉकआउट्स का मतलब ये होता है कि जब एम्प्लॉयर जो है क्या कर दे, डज नॉट अलाउ टू वर्कर, ठीक है, इनटू देयर प्लेस ऑफ वर्क स्पेशली इन ए फैक्ट्री। एम्प्लॉयर जो है वर्कर को अलाउ ही नहीं करे काम करने के लिए, तो वहाँ पे भी क्या करेगा, इसको बोलेंगे हम लोग लॉकआउट्स। तो जो रूल स्ट्राइक्स में है, ठीक है, जो रूल जो है यहाँ पे स्ट्राइक्स में देखने को मिल रहा है वही रूल जो है लॉकआउट्स में देखने के लिए मिलेगा। तो ये चीज़ आपको पॉइंट्स दिमाग पे रखने हैं। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे, ये तो था लीगल स्ट्राइक्स की। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इलीगल स्ट्राइक्स की। ठीक है, इलीगल स्ट्राइक की। ठीक है, तो इलीगल स्ट्राइक्स में क्या होता है, ये जो है सेक्शन नंबर 24 में बताया गया है। ये सेक्शन नंबर 24 में बताया गया कि ये कब इसको इलीगल कहा जाएगा। तो इसमें भी कंडीशन याद रखना। पहली बात तो जब लीगल नहीं हो, सिंपल सी बात है कि वो वायलेट करे सेक्शन 22 एंड 23 के नियमों को। ठीक है, 22 और 23 के नियमों को जो वायलेट्स करे। दूसरा कि वो जो है कंडक्टेड जो है इलीगल स्ट्राइक्स तब होगा जब स्ट्राइक जो कंडक्ट करे ड्यूरिंग डिस्प्यूट्स, और जब डिस्प्यूट जो है पेंडिंग में हो, यानी कि उसकी सुनवाई चल रही हो एडजुडिकेशन या आर्बिट्रेशन के पास, तो ये जो है क्या होगा, इलीगल स्ट्राइक्स होगा। तो एक बार फिर से हम देखते हैं कि देखो दो तरह की स्ट्राइक्स होंगी, एक तो लीगल स्ट्राइक्स होगी, ठीक है, और दूसरा कौन सा स्ट्राइक होगा, इलीगल स्ट्राइक्स होगी। तो लीगल स्ट्राइक्स और इलीगल स्ट्राइक्स, लीगल स्ट्राइक्स में पहले नोटिस 14 दिन का या कैंसलेशन प्रोसीडिंग होगा, तो वो काम जो है ये स्ट्राइक्स नहीं कराएगा 7 डेज आफ्टर देयर कंक्लूजन। ठीक है, और इलीगल स्ट्राइक्स में क्या होगा, वायलेट करेगा, ठीक है, इनके नियमों को 22 और 23 के। और वो जो है स्ट्राइक्स क्या करेगा, जब डिस्प्यूट जो है पेंडिंग में हो तब स्ट्राइक्स करेगा, जुडिशिएशन यानी सुनवाई चल रही हो तब स्ट्राइक कर रहा है, तो ऐसे कोई स्ट्राइक्स को हम लोग क्या मानेंगे, इलीगल स्ट्राइक्स मानेंगे। ठीक है, अब आता है अगला जो है ले ऑफ। ठीक है, ले ऑफ एंड जो है रिट्रेसमेंट की बात हम कर लेते हैं।
तो ले ऑफ जो है कहाँ पे है, ले ऑफ का सेक्शन जो है सेक्शन 25C में यहाँ पे बताया गया है। एक मिनट, ठीक है। तो ले ऑफ देखो कहाँ पे बताया गया है, ये दोनों हम देखते हैं, ये 25C में बताया गया है, ठीक है। और उसके बाद जो है रिट्रेंचमेंट, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। रिट्रेंचमेंट ये कहाँ बताया गया है, तो ये जो है सेक्शन 25F में बताया गया है, ठीक है। तो ये भी दोनों सेक्शंस हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, कहाँ बताया गया है, तो ले ऑफ 25C में और रिट्रेंचमेंट जो है 25F में बताया गया है, ठीक है। ये भी याद रखना। तो देखो क्या 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 चीज़ें हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ले ऑफ क्या होता है, ठीक है, और रिट्रेंचमेंट क्या होता है। तो जब देखो क्या होता है कि अब मान लो कि काम है नहीं और काम देने से जो है वर्कर को मना कर दे, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, ले ऑफ। यानी कि एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉई को काम देने से क्या कर दे रहा है, मना कर दे रहा है, तो वो ले ऑफ कराएगा। तो ले ऑफ में बस हमको याद रखना, वर्कर विथ 1 ईयर प्लस जो है सर्विस एंटायर अगर किया है, 1 साल प्लस सर्विस किया है, ऐसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, वर्कर जो है क्या है कि 1 साल प्लस यानी 1 साल या उससे ज़्यादा का सर्विस किया है, तो कह रहा है कि 50% वेजेस जो है उसको मिलना चाहिए, याद रखना, ड्यूरिंग ले ऑफ। कब, ड्यूरिंग ले ऑफ, ये याद रखना। यानी कि अगर वो 10,000 रुपये पे काम कर रहा है तो उसको जो है 5,000 रुपये तो मिलना ही मिलना है। तो ये नियम है कि मान लो काम नहीं है, मना कर दिया, ठीक है, तो वहाँ पे जो उसको 50% उसका वेजेस का मिलना चाहिए। रिट्रीचमेंट में क्या होता है, ठीक है, कि कह रहा है कि यहाँ पे जो है एम्प्लॉयर जो है वर्कर को निकाल दिया काम से, ठीक है, तो उसके लिए भी व्यवस्था किया गया है इस एक्ट में। क्या कंडीशन है, तो ऐसे डायरेक्ट निकाल नहीं देगा, 1 मंथ नोटिस देगा, 1 महीने पहले जो है वो भाई निकालने से पहले वो नोटिस देगा, पहला पॉइंट। उसके बाद जो है कह रहे कि कंपनसेशन जो होगा 15 डेज वेजेस एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, 15 डेज का वेजेस देगा एवरी कंप्लीटेड ऑफ सर्विस। और कह रहे कि पहले एक और चीज़ करेगा कि नोटिस टू द गवर्नमेंट, ठीक है, ये क्या करेगा, नोटिस टू द गवर्नमेंट। ये तो 3 बातें यहाँ पे याद करने वाली बात है, ठीक है, याद रखना। अब देखो कह रहे कि एस्टेब्लिशमेंट की बात कर लेते हैं हम, क्लोजर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, क्लोजर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना एस्टेब्लिशमेंट में 100 और मोर वर्कर्स जो है, 100 और उससे अधिक वर्कर्स जो है होने चाहिए, ठीक है। एम्प्लॉयर्स मस्ट सीक गवर्नमेंट परमिशन बिफोर क्लोजिंग एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। तो उसके पास कितने होने चाहिए, 100 या 100 से ज़्यादा वर्कर्स होने चाहिए, ठीक है। अब देखो आगे की बातें क्या हैं, अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस, बस इतना याद रखना सेक्शन कौन सा है, अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस अगर हो रहा है तो ये किस सेक्शन में है, तो ये जो है सेक्शन 25T में, सेक्शन 25T में है। और ये कहाँ दिया हुआ है, तो ये जो है अनफेयर वाला जो है पोर्शन 5th शेड्यूल में दे रखा है। तो ये भी याद रखना कि कौन से शेड्यूल में जो है ये दिया हुआ है। शेड्यूल इंपॉर्टेंट है, शेड्यूल से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो याद रखना। अब देखो अलग अलग कैंसिलेशन ऑफिसर हमने बताया 12 में है, बोर्ड ऑफ कैंसिलेशन 13 में है, लेबर कोर्ट्स ट्रिब्यूनल जो है वो 15 में है, तो ये हमने बता दिया है, ठीक है। उसके बाद अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस, अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस
किस सेक्शन में है, तो ये हमने बताया कि जो है इसमें क्या जुर्माना लगेगा ये देखना है। तो ये 6 मंथ्स का जो है इसको जेल हो सकती है, और प्लस 3,000 रुपये का जो है इसको क्या होगा, फाइन लगेगा। ठीक है। और अगर मान लो इलीगल स्ट्राइक कोई कर रहा है, इलीगल स्ट्राइक्स कोई कर रहा है या इलीगल लॉकआउट्स हो रहे हैं, तो इसको क्या है 1 महीने का जो है जेल होगा, प्लस 50 से लेकर के 1,000 रुपये तक का जो है उसको क्या हो सकता है, फाइन लग सकता है। तो ये भी याद रखना, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद जो है, हाँ ठीक है, ये सेक्शन 26 में है, सेक्शन 26 में। तो ये बातें यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। अनफेयर वाला 5th शेड्यूल में है। ठीक है। और उसके बाद जो है इलीगल स्ट्राइक्स वगैरह जो है हमने बताया किस में है, इलीगल स्ट्राइक्स लॉकआउट्स वगैरह जो है इसमें है। ठीक है। तो इसमें आपको 1 मंथ और 50 से 1,000 रुपीज़ का फाइन लगेगा। ठीक है। उसके बाद जो है इम्पोर्टेंट बातें हैं इसमें, शेड्यूल हमने बताया था, शेड्यूल जो है कितने हैं, टोटल जो है 7 शेड्यूल है, जिसमें से हमको इम्पोर्टेंट पढ़ना है जो है कौन कौन से शेड्यूल, यहाँ पे बस याद रखना। फर्स्ट सबका मैं ये बता रहा हूँ, फर्स्ट शेड्यूल में क्या है, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस, बस इतना ही याद करना है, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस। ठीक है। जैसे ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, ये सब सेवा है। सेकंड नंबर का शेड्यूल बताता है कि अगर मैटर जो है, मैटर कहाँ गया है, लेबर कोर्ट में गया है, तो उसका प्रोसीडिंग वगैरह जो है यहाँ पे सेकंड में बताएगा। थर्ड नंबर जो है उसमें क्या बताएगा कि मैटर अगर जो है इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में गया है, ठीक है, अगर मैटर जो है कहाँ गया है, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में गया है। फोर्थ नंबर का जो शेड्यूल है वो, सॉरी फोर्थ नहीं, फिफ्थ देखो, फिफ्थ इम्पोर्टेंट है। फिफ्थ जो है अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस के बारे में, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। फिफ्थ वाला अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस के बारे में जो है फिफ्थ वाला बता रहा है। तो ये इम्पोर्टेंट है जो हमने बताया अभी। पब्लिक यूटिलिटी सर्विस फर्स्ट शेड्यूल में है, सेकंड में जो है मैटर अगर लेबर कोर्ट्स में है, थर्ड जो है मैटर अगर इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में है, फिफ्थ जो है अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस के बारे में डिस्कस करता है। अब देखो कुछ अमेंडमेंट्स वगैरह देख लेते हैं। तो बस इतना ही याद रखना कि जो है अमेंडमेंट जो है इसका इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 हुआ, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 का हुआ है एक। ठीक है। बस इतना ही हमको याद करना है। ठीक है। अगर केसेस की बात करते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट केसेस की, जिसमें से 1-2 केस हमको याद करना है। ठीक है। कैसे याद करना है वो भी हम तरीका बताएंगे। एक है केस लेनिन कुमार रे, ठीक है, वर्सेस एक्सप्रेस पब्लिकेशन का केस है 2024 का, पब्लिकेशन 2024। इस केस में क्या बताया गया, बस इतना ही हमको याद रखना है। इस केस में बताया गया कि डेफिनेशन बताया गया वर्कमैन का। तो बस इतना ही याद रखना कि इसमें वर्कमैन का क्या है, डेफिनेशन बताया गया है। ठीक है। किसमें, लेनिन कुमार एक्सप्रेस पब्लिकेशन में। ठीक है। तो ये केस इम्पोर्टेंट है, बस बहुत ज़्यादा इसमें नहीं है। ठीक है। उसके बाद जो है बाकी कोई विशेष केसेस वगैरह नहीं है। तो ये जो पॉइंट हमने बताया है, इतना अगर आप देख लेते हैं, ठीक है, तो इतना सफिशिएंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। तो आज का हमने जो है ये वाला पोर्शंस हमने कंप्लीट कर दिया है कि किस तरह से जो है कौन कौन सी चीज़ें हैं, डिस्प्यूट कैसे नेशनल ट्रिब्यूनल में इस तरह जाएगा। तो आई होप ये चीज़ समझ में आया। चैनल में नई व्यूअर्स हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियोस कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट जो है एक्ट के साथ जो है
थैंक यू सो मच।